मैं हूं राजन मिश्र। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। नमस्कार, मैं हूं साजन मिश्र। आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल। सबसे पहले तो राजन जी, आपका नमस्कार भोपाल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झीलों की नगरी, ताल तलैयों की नगरी, कला साहित्य की नगरी और संगीत के कदरदानों की इस नगरी में आपको कैसा लगता है और क्या विचार हैं आपके? इस नगरी को तो हम लोग बहुत बहुत वर्षों से प्रेम करते रहे हैं और आते रहे हैं। वास्तविक रूप से भोपाल हमें बहुत पसंद है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो कलात्मक गतिविधियों में इजाफा हुआ है, काफ़ी यहाँ पर कलाकारों का आगमन हो रहा है और स्पीक मैके जैसी संस्थाएं हों या बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं, वो जो काम कर रही हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ अभी और इसमें होना चाहिए? हाँ, संतुष्ट तो है, लेकिन भारत भवन जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का जो रोल पहले था वैसा अभी नहीं है। इसका हमें बड़ा दुख है। तो भारत भवन को और सक्रियता से हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में आपने लंबी यात्रा की है, बहुत बड़ा दौर देखा है, लेकिन वो दौर जब आप छोटे थे, खिलखिलाता हुआ आपका बचपन था और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त आप थे, तो उन दिनों को जब आप याद करते हैं तो कैसा लगता है? उन दिनों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हीं दिनों में वापस लौट जाएं। जो अपना बचपन है वो उससे उन्मुक्त और उससे बढ़िया कोई समय किसी के भी जीवन में नहीं आता है। फिर भी अभी अच्छा लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है और प्रभु की कृपा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है भगवान की। संगीत आपको विरासत में मिला और संगीत की स्वर लहरियों के बीच आप बड़े हुए, तो इन स्वर लहरियों ने आपके इस क्षेत्र को और भी पुख्ता बनाने में कितना सहयोग किया? क्या परिपक्वता आई आपको इससे? संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वजह से आप विनम्र हो जाते हैं, श्रद्धावान हो जाते हैं, बड़ों का सत्कार करने लगते हैं। ये संगीत की बड़ी भारी एक देन है कि मनुष्य को मनुष्य बना देता है। अच्छा, आपको और आगे चलकर और कौन कौन से गुरुओं का मार्गदर्शन मिला और आपने बड़े बड़े कलाकारों के बीच संगीत सीखा है, देखा है उनको गाते बजाते, तो परिवर्तन का जो दौर आया है इस समय, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन अभी जो शास्त्रीय संगीत का दौर है ये हम इसको स्वर्णिम दौर मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। हालांकि हमारे देश में ऐसा लोग कहते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत कम हो रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ बहुत सारे दर्शक आते हैं। और हम अपने श्रोताओं से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि ये जो पूर्वाग्रह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता है, इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलने की ज़रूरत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको दिल से सुनने की ज़रूरत है। और जब भी आप भारतीय शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट में जाएं तो आंख बंद करके कानों पे अपना ध्यान केंद्रित करें और 10 मिनट के बाद सब संगीत समझ में आने लगेगा। शास्त्रीय संगीत की गतिविधियों को क्या मीडिया ने बढ़ावा देने में कुछ अपनी मुख्य भूमिका अदा की है या फिर इसे आप कुछ और रूप में देखते हैं? नहीं, मीडिया के भूमिका से हम बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि आप देखिए जो विदेशी संगीतकार जो हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। आज माइकल जैक्सन जैसे लोग अभी दिवंगत हुए हैं और अभी तक प्रिंट मीडिया से लेके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पूरी उनके ही छानबीन में लगी हुई है, नित्य नया स्टोरी निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान के संगीत महर्षि उस्ताद अली अकबर खान साहब भी उन्हीं 2-3 दिनों के अंतर में उनका इंतकाल हुआ। उनको मीडिया ने कोई जगह नहीं दी, कोई तवज्जो नहीं दिया। तो इस बात से हमें बहुत दुख है, खेद है। तो कहने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वे विभूतियाँ जिन्होंने भारतीय संगीत को ऊंचाइयाँ प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनकी गाथाएं, उनके किस्से और उनकी कला को आज की पीढ़ी को दिखाने की महती आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, तभी तो मालूम होगा कि हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, कितनी तपस्या के बाद इस संगीत का उन्होंने इस रूप में संगीत को प्रस्तुत किया है। और आज भारतीय शास्त्रीय संगीत एक विश्व का इतना प्राचीनतम संगीत है। आप देखिए, हजारों साल से
ये चला आ रहा है और अभी तक मालकोस राग जिंदा है, भैरव राग जिंदा है, श्री राग जिंदा है। तो इसका ये प्रमाण है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही उसकी जड़ें मजबूत हैं। आज किसी भी संगीत में मालकोस जैसा पुराना राग आप नहीं बता सकते हैं। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम परंपरागत रूप से अपने परंपरा का निर्वाह करते हुए अभी तक मालकोस को जिंदा रखे हैं, अभी तक भैरव को जिंदा रखे हैं। पंडित जी, आपने कहा कि इस संगीत का प्रचार प्रसार पिछले दौर के मुकाबले इन दोनों ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना यह है कि संगीत में आत्मा जो है वो कहीं खो सी गई है। इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, जब संगीत आध्यात्मिक है, संगीत डिवाइन है और संगीत प्रार्थना का विषय है, और प्रार्थना से हट के जब हम इसको कमर्शियल रूप देते हैं तो उसकी आत्मा खो जाती है किसी भी चीज में। आज देखिए, हम आध्यात्म को भी कमर्शियल बना रहे हैं। इतने सारे चैनल जो आध्यात्मिक चैनल खुल गए हैं, उसमें कमर्शियल एक्टिविटी के अलावा क्या हो रहा है? तो इस बात का हम हिंदुस्तान वासियों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों ने गुफाओं में, कंदराओं में बैठ बैठ के रागों की तपस्या की, उनकी खोज की, उनका निर्माण किया। इतने पुराने परंपरा को बचाने के लिए जो हमसे हो सकता है सही रूप में ईमानदारी से उसको करना चाहिए, तभी वो आत्मा को, वही संगीत जो है आत्मा को छू पाएगा। अच्छा, इन दोनों संगीत की तालीम जो दी जा रही है उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं, और इसके प्रति अभी कितना और गंभीर होने की आवश्यकता है ताकि जो बच्चे हैं, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उनको राग, रागनी, जो आलाप है, जो जोड़ है, छाला, इन सब की जो जानकारी हो उसको और कितने मजबूती से प्रदान किया जाए ताकि संगीत की वो विरासत और समृद्ध हो? संगीत की शिक्षा प्रणाली जो है बहुत से स्कूल, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में उसकी व्यवस्था है, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि आज इतने वर्षों से इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी कलाकार मंच पे नहीं आया। इसलिए ये जरूरी है कि संगीत जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित ही होना चाहिए और तभी सीखा जा सकता है। और अभी जो शिक्षा व्यवस्था है संगीत की, उसको उसके ऊपर पुनर्विचार करके, उसके ऊपर स्टडी करके उसको फिर से नए ढांचे में ढालने की जरूरत है। अच्छा, इन दोनों आप अपनी कला के प्रदर्शन के अलावा और कौन कौन से दायित्वों को संभाल रहे हैं? क्या कुछ नए शिष्य भी आप के जरिए सामने आ रहे हैं और उनका प्रदर्शन कहाँ तक आपको रास आ रहा है? हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और आकाशवाणी से भी ग्रेडेड हैं, ए ग्रेड हैं। हमारे अपने बच्चे हैं, रितेश, रजनीश, दोनों भाई, वो लोग हमारी ही तरह युगल गान करते हैं और हम अपने शिष्यों और बच्चों के प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस परंपरा का निर्वाह करेंगे। फिल्मों में आपने पार्श्व गायन किया, कुछ फिल्में आपकी आई जिसमें सुर संगम एक मुझे याद आ रही है, जिसमें आपने बहुत ही मीठा गाना गाया था और लोगों को आज तक वो उनके दिलों में बसा हुआ है। तो फिर ये सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा और सुर संगम आपको कैसे मिली? सुर संगम तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था उसमें, और लक्ष्मीकांत जी ने ही हमें फ़ोन किया था और उनसे संपर्क में हम लोग आए, फिर सुर संगम बनी और उसमें हमने गाया। और उस दौर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे वो शास्त्रीय संगीत को समझते थे और उसकी गूढ़ता को जानते थे, उसके प्रति आदरवान थे। तो बहुत ही एक बढ़िया अनुभव हमारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ रहा है और अभी तक उनके साथ पारिवारिक संबंध बना है। उसके बाद एक फिल्म हाल में एक आई थी, वो तेरा नाम था, उसमें भी हमने 2 गाने गाए थे और वो भोपाल के ही ऊपर स्टोरी थी। भोपाल के एक नवाब के यहाँ एक गायक होते हैं जिसमें अमरीश पुरी जी की मुख्य भूमिका थी। तो वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में कुछ आपस में तालमेल ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी हमने 2 गाने गाए थे। और अभी हाल में एक फिल्म माटी के नाम से बन रही है, उसमें हमने संगीत निर्देशन किया है। तो उसमें 8 गाने हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी वो श्रोताओं के पास पहुंचेंगे। फिल्म सुर संगम का जो गीत था, आए सुर के पंछी आए, उसकी एक झलक हो जाए। अब झलक अभी तो
आए सुर के पंछी आए, अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए सुर के पंछी आए। क्या बात है पंडित जी। तो नई जो पीढ़ी है, नए लोग जो संगीत सीख रहे हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्या मशवरा है उनके लिए? एक संगीत गुरु के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हिंदुस्तान की धरती पे टैलेंट्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं और जो युवा पीढ़ी है बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य की कमी है। और धीरज धरे सो उतरे पार, ये पुराने लोगों ने कहा है। तो धैर्य रखें, अच्छे गुरु से सीखें, गुरु के चरण में आस्था रखें, तो वो जरूर एक दिन नाम कमाएंगे। और नाम ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ दिन तक कायम रहे। जैसे आज पाशर्व संगीत में भी मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता जी, आशा जी, इन लोगों का नाम जो है बहुत दिन तक चलने वाला है। लेकिन बहुत से ऐसे गायक और उस गायिकाएं आती हैं जिनका 2 साल, 3 साल, 4 साल नाम होता है, उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? जो कि इतना ऊंचाई पर पहुंच के और एकदम से नीचे गिर जाए, उसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा में कमी है। तो जो शिक्षा पुख्ता होगा, जो अच्छे ढंग से सीखेगा, वो सस्टेन कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा कि राजन जी आपने नमस्कार भोपाल से बातचीत की, इतना वक्त दिया, और हम समझते हैं कि जो संदेश आपका है वो ज़रूर अपनाएगी हमारी युवा पीढ़ी, कुछ करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार भोपाल से बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, हमारे श्रोताओं को भी। साजन जी, आपका भी नमस्कार भोपाल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपका भी। आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं भोपाल से? भोपाल हम लोग बहुत काफ़ी अरसे पहले से आ रहे हैं, हमारे ख्याल से 70s से आ रहे हैं। तो यहाँ के श्रोता और यहाँ की जो अपनी मौज मस्ती है, लोगों का जो सुनने का अंदाज, वो बहुत ही प्यारा है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान यहाँ के जो कल्चरल सेक्रेटरी थे श्री अशोक वाजपेयी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ संगीत के क्षेत्र में कार्य करने का। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ श्री ओम प्रकाश चौरसिया जी भी यहाँ अरसे से रहे हैं, तो उनके साथ बनारस से प्रेम था, तो उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठता रही हम लोगों की। तो भोपाल हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आने में, और अच्छे श्रोता हैं। आपने बचपन से ही संगीत की तालीम ली और आपके पिताजी से आपने सीखा, बाद में अन्य गुरुओं का भी आपको मार्गदर्शन मिला। तो पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना संघर्ष, कितना समर्पण, कितनी कठिन तपस्या रही जिसके कारण आज आप सफलता की इस पायदान पर हैं? जहाँ तक हमारी तालीम की बात है, हमारे पिताजी और चाचा जी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी और पंडित गोपाल प्रसाद मिश्रा जी से हम लोगों की तालीम हुई। और जो भारतवर्ष के अच्छे गायक हुए, उनको भी सुनने का सौभाग्य मिला, और उन लोगों की भी यादें हमारे जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ रेखाएं बनाई हुई हैं। और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे घराने में पैदा हुए जहां आज 400 वर्षों से संगीत की परंपरा चली आ रही है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, और अपने बच्चों को भी यही चाहते हैं कि वो भी संगीत से जुड़े रहें, ताकि वो परंपरा कायम रहे। तो अतीत को जब आप याद करते हैं, अपनी बचपन की यादों में खोते हैं, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, बचपन तो बहुत ही सुखद होता है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई बोझ नहीं होता है, तो आप स्वतंत्र होते हैं। लेकिन हम लोगों के बचपन में भी बहुत ही ज़्यादा एक बंधन भी था और स्वतंत्रता भी था। उसका बड़ा अच्छा तालमेल हमारे पिताजी, हमारे गुरु ने रखा। हम लोग को स्कूलिंग भी कराया, कॉलेज भी कराया, खेलने के लिए भी कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन अगर ज़्यादा खेलते थे तो हमारी भी पिटाई होती थी, कान खींचे जाते थे। और कई बार खेलने के भी दौरान उन्होंने तालीम दिया, और वो उन्होंने समझाया कि आप अपने रियाज को कहीं भी कर सकते हैं अगर मन में संगीत के प्रति जागरूक हैं। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली रहे कि ऐसे गुरु मिले कि कभी ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें सिर्फ गाना ही गाना है।
उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एजुकेशन भी लेना है और आपको गाना भी है। तो इस दृष्टि से हम लोगों का बचपन बहुत ही सुखद रहा और बहुत आनंदमय रहा, और उन क्षणों को याद करते हैं तो बड़ी गुदगुदी सी भी होती है। पंडित जी, अमूमन युगल जोड़ियां हैं, बहुत कम सफलता हमें नज़र आती है और अधिकतर एकल रूप में लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आप दोनों ने मिलकर गाना कब शुरू किया और क्या पहले आप अकेले गाते थे या फिर एक साथ ही शुरुआत ही आपकी दोनों की एक साथ हुई? नहीं, हम लोगों की शुरुआत ही एक साथ की हुई। अब चूंकि हमारे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी हमसे 5 वर्ष बड़े हैं, तो निश्चित रूप से वो 5 वर्ष पहले से सीखना शुरू किए होंगे। उसके बाद जब हम थोड़ी सी समझ डेवलप हुई, जैसे हमारे यहाँ 3-4 वर्षों से सिखाना शुरू करते हैं और 5 वर्ष की उम्र में या 7 वर्ष की उम्र में गंडा बंधन करते हैं। तो हमारे पिताजी, चाचा जी दोनों बहुत ही विख्यात सारंगी वादक हुए। उनकी इच्छा थी कि हम दोनों भाई गाएं, साथ में रहें और उससे प्रेम भी बना रहेगा, और उनकी जो दिल की ख्वाहिश है उस बात को हम लोग अपने गाने के जरिए उसको पूरा करें। तो बचपन से हम दोनों भाइयों को गायन का ही शिक्षा दिया गया और बचपन से ही हम साथ में गाते हुए आ रहे हैं। और 1967-68 में हमारा पहला कॉन्सर्ट, जो बहुत बड़े स्केल पे कह सकते हैं, संकट मोचन मंदिर में आयोजित होता है हर वर्ष, उस कार्यक्रम में हम लोगों को शिरकत करने का मौका मिला और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके पहले छोटे छोटे मंदिरों में हम लोग की हाजिरी हुआ करती थी 10 मिनट 15 मिनट की, लेकिन ये कॉन्सर्ट जो था बड़ा था, वहाँ करीब 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठे थे। और अभी भी वो संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह होता है और हम लोग हर वर्ष ही करीब करीब जाते हैं। तो वो हमारी जीवन की शुरुआत रही। अच्छा, मीडिया उतना सक्रिय उस समय नहीं था जब आप लोगों ने तालीम ले रहे थे और परफॉर्मेंस अपना किया था, लेकिन आज मीडिया का विस्तार हो चुका है। इस मीडिया में आप आकाशवाणी को कहाँ पाते हैं? आकाशवाणी ने अपनी महत्ता को किस प्रकार बरकरार रखा है? शास्त्रीय संगीत को आगे ले जाने में उसका जो योगदान है उसके बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय में मीडिया का इतना बड़ा प्रचार प्रसार नहीं था और आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों के जीवन पे। हम लोग आकाशवाणी के ही द्वारा प्रचार प्रसार ज़्यादा पाए। 73 में हम लोगों को रेडियो ये नेशनल प्रोग्राम गाने का सौभाग्य मिला जी, अखिल भारतीय कार्यक्रम में, और उसका प्रचार प्रसार उस समय रेडियो बहुत बड़े तादाद में लोग सुनते थे और शास्त्रीय संगीत का जो प्रस्तुति होता था रेडियो के जरिए वो बहुत ही सराहनीय हुआ करता था। उसके जरिए हमारे बहुत सारे फ़ैन बने और उसके जरिए हमको बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आने शुरू हुए। तो आकाशवाणी का हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे नाम को प्रचार प्रसार करने में। इन दिनों जो आपने अभी स्पीक मैके की गतिविधियों में भाग लिया है, काफ़ी समय से आप स्पीक मैके से जुड़े हैं, तो इसकी गतिविधियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वाकई काबिल तारीफ़ है? जी, निश्चित तौर पे ये स्पीक मैके जो एक संस्था है, आज हमारे ख्याल से उनको भी 29 साल हो रहा है। वो भी अपनी तरह से एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं युवाओं के बीच में। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को ले जाकर प्रचार प्रसार करना ये बड़ा सराहनीय काम है और उसमें हम सभी कलाकारों ने उनको संपूर्ण सहयोग दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में स्पीक मैके अपने कार्यक्रम आयोजित करने में सफल रही है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ताकि युवाओं में एक छोटा सा ही एक्सपोजर हो संगीत का, ताकि वो बड़े हों तो उनके दिमाग में ये रहे कि नहीं, हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज टाइम में सुना है। तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग में उनके असर होता है संगीत का, तो आप समझिए कि अंधेरे में एक दिया जैसे जलाने वाली बात है। तो आज बहुत बड़ी क्रांति हुई है और आज बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी हम देखते हैं कि युवाओं का तादाद बढ़ता जा रहा है, संगीत के प्रति रुचि उनकी बढ़ती जा रही है। तो स्पीक मैके ने भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो वर्तमान पीढ़ी को क्या स्पीक मैके की गतिविधियों से संगीत का प्रशिक्षण कुछ मिल पा रहा है? क्या उनमें से कुछ ऐसी बातें उनके दिमाग में जा रही हैं जो शास्त्रीय संगीत को जिससे उन्नति मिले? देखिए, जहाँ तक संगीत का प्रशिक्षण का सवाल है, वहाँ स्पीक मैके गुरुकुल
भेजती है, कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है, लेकिन ऐसे स्टेज कॉन्सर्ट होता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जिसके जरिए क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, उसमें स्टूडेंट आर्टिस्ट से क्वेश्चन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और जहाँ तक ये है कि विद्यार्थी जो बहुत ही टैलेंटेड है, जैसे मान लीजिए भोपाल के 2-4 विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड हैं और वो गुरु तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनको अच्छे गुरु तक पहुँचाने का भी कार्य स्पीक मैके करती है, बशर्ते आप उनसे उस तरह से जुड़ें और उनके लोगों से मिलें, तो वो व्यवस्था वो करती है कि अच्छे गुरुओं के पास भी आपको भेजा जाए। तो नई पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? नई पीढ़ी के लिए यही मैसेज है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखें। बाहरी संस्कृति जो हमारे यहाँ छाई हुई है, उसका भी वो वेलकम करें, लेकिन उसमें रम न जाएं। अपनी संस्कृति में रहते हुए दूसरे संस्कृति को अपनाना एक अच्छी बात है कि आप किसी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। वेस्टर्न संस्कृति इस समय हमारे यहाँ काफ़ी हावी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी परंपरा को तोड़कर आप अंग्रेजियत में महारत हासिल करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी युवा जो है वही हमारी पहचान है, हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर वो रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो भारत हमेशा बहुत ही ऊंचे स्तर पे अपने आप को कायम रख पाएगा। पंडित राजन साजन मिश्र की जोड़ी ने बहुत सारी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है। सुरसंगम है, वो तेरा नाम था, और एक हाल ही में कोई नई फिल्म भी आने वाली है माटी के नाम से। तो हम चाहेंगे कि चलते चलते आप एक झलक सुरसंगम फिल्म के किसी गीत को सुना दें हमारे श्रोताओं को। राजन जी ने सुनाया आए सुर के पंछी आए, आप कौन सा सुनाना चाहते हैं? धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। बहुत खूब साजन जी, बहुत अच्छा गाया आपने, और हम समझते हैं कि आपके विचार ज़रूर सभी को लाभान्वित करेंगे और वे इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। नमस्कार भोपाल के लिए इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।